अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अपनी जो पहली नज़्म है हम उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हमारी आज की इस नज़्म नंबर 1 का उन्वान है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, जिसके शायर हैं मीर अनीस। मीर अनीस जो है कुलियात अनीस में से इस नज़्म को जो है वो लिया गया है। और मीर अनीस का असल नाम हमारे पास है सैयद बब्बर अली, जबकि तखल्लुस इनका अनीस है। आप जो है फैज़ाबाद के अंदर पैदा हुए और फ़ारसी और अरबी अपने वालिद मीर खलीक से इस तालीम को हासिल किया, और फिर फैज़ाबाद के एक आलम मीर नजफ़ अली से आपने बाकी की जो है वो तालीम उसको हासिल किया। हसूल तालीम के साथ साथ आप जो है वो शहसवारी और सिपागरी के फ़न भी आपने सीखे। और इन ख़ानदान के अक्सर लोग आपके ख़ानदान के जो है वो अशार को कहा करते थे। और फैज़ाबाद के जिस माहौल में मीर अनीस की जो है वो परवरिश हुई है, उसमें हर तरफ शायरी का चर्चा मौजूद था। मीर अनीस के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक बुलंद पाया मरसिया निगार हैं, और उनके जो है वो शायरी में सोज़ो गुदाज, किरदार निगारी, जज्बात निगारी और मंजर कशी जो है हर एक शेर से बड़े वाज़े अंदाज के अंदर जो है वो नज़र आती है। मीर अनीस के बारे में ये कहते हैं कि 1804 के अंदर जो है वो पैदा हुए और 1874 के अंदर इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। ये जो नज़म है ये उनके तवील मरसिए का एक हिस्सा है, जिसमें से कुछ अशार उसमें से लिए गए हैं, और जिसमें जो है वो जवान की तख़य्युल, मंज़र निगारी जो है और तस्वीर कशी, इसकी एक उम्दा मिसाल हमारे सामने यहाँ पर पेश की गई है। इनकी तसानीफ़ के अंदर हमारे पास है इंतखाब मरासी अनीस, और रुबायात अनीस, और अनीस के सलाम नामी कुतब जो है ये तकरीबन पाकिस्तान और भारत दोनों में शाया हो चुकी हैं। नज़म हम आज पढ़ते हैं जी मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, जिसके अंदर मौजू जो है वो ज़ेर बहस लाया गया है कि मैदान करबला में किस कदर जो है गर्मी की शिद्दत थी, और उसको तहरीरी सूरत के अंदर आप कह लें या शायराना सूरत के अंदर उसकी मंजरकशी करने की मीर अनीस ने यहाँ पर कोशिश की है। वो ये कहते हैं कि मुझे मैदान करबला जो है उसकी गर्मी को बयान करते हुए डर लगता है, और मुबालगा आराई से काम लेते हुए कहते हैं कि कहीं ज़ुबान भी शमा की मानिद जो है जलने न लग जाए मैदान करबला का जिक्र करते हुए, कि इस कदर लू और हरारत थी कि खुदा की पनाह और गर्मी की शिद्दत से मैदान जंग जो है ये सुर्ख और आसमान जो है ये जर्द हो गया था। गर्म हवा हर तरफ जो है वो आग बरसा रही थी, और मखलूक ठंडे पानी को तरस रही थी, और सूरज ऐसी आबोताब के साथ जो है वो चमक रहा था कि दिन का रंग भी रात की तरह जलकर सयाह हो चुका था। और उस वक्त जो है वहाँ पर करबला में जो नहर अलकमा है उनके किनारे जो है वो सूखे हुए थे, और धूप की हिद्दत से दरियाए फुरात का जो पानी है वो मुकम्मल तौर पर खौल रहा था। लिहाजा गर्मी से बचने के लिए जो चौपाए हैं वो झीलों से उठने का नाम नहीं रहते, और सब्जा झुलस चुका था, जिस वजह से कुओं का पानी भी खुश्क हो चुका था। दरख्तों पर फल और शाखें ये सूख चुके थे, जबकि शेर अपनी कछार से बाहर नहीं निकल रहे थे, और हिरन सब्जाजारों के अंदर पनाह ले चुके थे। और गर्मी की शिद्दत से जो है वो ज़माना परेशान था, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ज़मीन पर ऊपर जो है वो गिरने वाला दाना जो है गर्मी की शिद्दत से भुन जाता था। यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर मीर अनीस ने इस कदर जो है अल्फाज का इंतखाब करते हुए मैदान करबला की गर्मी का शिद्दत को जो है वो बयान किया है, और साथ में ये कहा है कि पानी बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था जैसे चिंगारियां बरसा रहा हो, और मगरमच्छों की जो जान है वो लबों पर आ चुकी थी, और सतह आब पर अगर कोई मछली भूले से आ जाती थी तो वो गर्मी की शिद्दत से कबाब बन जाती थी। इस तरह से मंजर कशी यहाँ पर मीर अनीस ने इस नज़म के अंदर उसको किया है। हम इसकी तशरीह के लिए चलते हैं इसके पहले बंद की जानिब, और बंद नंबर 1 जो हमारे पास है वो है गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूं बयां, डर है मिसले शमा न जलने लगे जुबां, वो लू के अल हज़र वो हरारत के अल अमा, रन की ज़मी तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, आबे खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। तो हमारे आज के इस बंद में जो पहला जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है रोज़े जंग, जिसका मतलब है जंग का दिन। पहला लफ्ज़ है जी हमारे पास रोज़े जंग, जिसका मतलब है जंग का दिन। अगला जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है मिसले शमा,
इसका मतलब है शमा की मानिंद। तीसरा जो लफ्ज हमारे पास यहां मौजूद है वो है लू, जिसका मतलब है गर्म हवा। चौथा जो लफ्ज हमारे पास यहां मौजूद है वो है अल हजर, यानी कि अल्लाह महफूज रखे। पांचवा लफ्ज हमारे पास यहां है अल अमा, जिसका मतलब है खुदा की पनाह। और अगला लफ्ज हमारे पास है वो है रन, जिसका मतलब है मैदान जंग। सातवां लफ्ज हमारे पास है वो है जर्द, जिसका मतलब है जी पीला। अगला हमारे पास जो लफ्ज है वो है आबे खुनक, और आबे खुनक का मतलब है ठंडा पानी, जिसमें शेर में आपके सामने एक बार और पढ़ता हूं कि गर्मी का रोजे जंग की क्यों कर करूं बयां, डर है मिसले शमा न जलने लगे जुबां, वो लू के अल हजर वो हरारत के अल अमा, रन की जमी तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, आबे खुन को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। मीर अनीस इसमें जो है वो बयान कर रहे हैं मैदान करबला की गर्मी की शिद्दत का मंजर बयान करते हुए ये कह रहे हैं कि जंग के दिन की गर्मी की शिद्दत को मैं किस तरह से बयान करूं। मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरी जुबान शमा की मानिद जो है वो जलने लग जाए, इसलिए कि सहरा में चलने वाली जो तेज हवा है अल्लाह उससे मुझे महफूज रखे। और मैदान करबला में अल्लाह की मखलूक क्योंकि ठंडे पानी को तरस गई है और आसमान से मुसलसल आग बरस रही है। मीर अनीस यहाँ पर इस बात का बयान कर रहे हैं मैदाने जो है वो करबला उसके अंदर गर्मी की शिद्दत को बयान करते हैं कि ये मेरे बस से बाहर है कि मैं मैदान करबला की गर्मी की शिद्दत को बयान कर सकूं, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। बल्कि जब भी मैं मैदान करबला की गर्मी की शिद्दत का जो है वो मंजर यहाँ पर पेश करता हूँ या उसको बयान करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसे एक डर सा लगने लग जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि शमा की मानिद मैदान करबला की गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए मेरी अपनी जो जुबान है वो जलने ना लग जाए। और फिर ये कहा कि अल हजर यानी कि अल्लाह महफूज रखे उस हरारत से, जो उस टाइम पे जो है वो मैदान करबला के अंदर मौजूद थी, अल्लाह ताला उस हरारत की लपेट में किसी को ना लाए। और रन की ज़मीन तो सुर्ख थी, यानी कि मैदान जो है वो जंग जो है उस टाइम जो है वो ज़मीन मुकम्मल तौर पर जो है वो सूरज की गर्मी की वजह से सुर्ख हो चुकी थी और आसमान जो है ये जर्द हो चुका था। और साथ में ये कहा कि आबे खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर, यानी कि ज़मीन के ऊपर, रुए ज़मीन के ऊपर ठंडे पानी को खुदा की जो मखलूक है वो तरस रही थी। और हवा इस तरीके से थी कि जब लू चलती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे आग बरसा रही हो। और यहाँ पर जो पहले बंद के अंदर जो है मैदान करबला की गर्मी की शिद्दत को इंतहाई संगीन हालत के अंदर इसको जो है बयान किया है। सागर सदीकी ने अपने शेर के अंदर इसमें यह कहा है कि हर शय है पुरमलाल बड़ी तेज धूप है, हर लब पे है सवाल बड़ी तेज धूप है। और इसके बारे में मीर अनीस ने इसी बात को जो है वो बहुत अच्छे अंदाज के अंदर इसको बयान किया है। अगला बंद हमारे पास आ रहा है कि जी वो लू वो आफताब की हिद्दत वो ताबो तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब, उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मे हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का। तो हमारे पास जो मुश्किल लफ्ज़ आ रहा है वो है लू, जो हमने पहले यहाँ लिख दिया जिसका मतलब है गर्म हवा। अगला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है आफताब की हिद्दत, लफ्ज़ नंबर 9। आफताब की हिद्दत है जिसका मतलब है सूरज की गर्मी। लफ्ज़ नंबर जो 10 हमारे पास यहां मौजूद है वो है ताबो तब, जिसका मतलब है जी सख्त तपिश।
लफ्ज नंबर 11 जो हमारे पास है वो है नहरे अलकमा। जिसका मतलब है जी करबला में मौजूद नहर। लफ्ज नंबर 12 इसके अंदर जो आएगा वो है हुबाब, जिससे मुराद है बुलबुला। अगला जो लफ्ज हमारे पास आएगा लफ्ज नंबर 13, वो है चश्मा हयात, जिससे मुराद है खानदान रिसालत, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान जिससे मुराद है। उसके बाद है पानी खौलना यानी कि उबलना। पानी खौलना जिसका मतलब है पानी का उबलना। तो शायर ने, मैं ये शेर एक बार फिर यहां पर पढ़ता हूं कि वो लू वो आफताब की हिद्दत वो ताब वो तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे हुबाबों के तपते थे सब के सब, उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मे हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का। बयान ये शायर इसमें कर रहा है कि मैदान करबला में गर्म लू और सूरज की गर्मी जो है वो अपने उरूज पर थी। दिन धूप की शिद्दत से सया रंग का मंजर पेश कर रहा था, जबकि करबला की जो नहर है अलकमा के किनारे भी उसके जो है वो खुश्क हो चुके थे और खैमे गर्मी से जो है वो तप रहे थे। गर्द हर तरफ उड़ रही थी, खानदान नबूवत के लोग परेशान थे और दरियाए फुरात का पानी भी उबल रहा था। दूसरे बंद में भी पहले बंद की तरह मीर अनीस जो है उसकी मंजरकशी यहाँ पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो गर्म जो हवा है और आफताब की जो हिद्दत है यानी कि सूरज की जो तपिश है वो हर तरफ जो है, हर चीज़ जो है मुकम्मल तौर पर सूरज की तपिश से और गर्म हवा से मुकम्मल गर्म थी। और धूप का रंग भी जो है बिल्कुल इस तरीके से काला था जैसे रात की तारीकी होती है, कि गर्मी की वजह से जिस तरीके से हर चीज़ जलकर राख हो जाती है और उसका रंग जो है वो बदल जाता है और स्याह हो जाता है, इसी तरीके से दिन के वक्त भी ऐसा स्याह रंग जो है वो जाहिर हो रहा था धूप की शिद्दत की वजह से। इसके बाद तीसरे मिसरे के अंदर के ये बात कर रहे हैं मीर अनीस के जी, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए तलब, के जो नहर उस टाइम जो बह रही थी उसके खुद दोनों किनारे जो है ये मुकम्मल तौर पर खुश्क थे और वो खैमे जो है वो तप रहे थे बुलबुलों की मानिद। ये बात कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तपिश जो है उस टाइम पे मौजूद थी। और कहा गया उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मे हयात का। चश्मे हयात से मुराद यानी कि आप ये कह लें कि ख़ानदान रिसालत हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ख़ानदान है ये प्यासा था और हर तरफ जो है वो गर्द उड़ रही थी और खौला हुआ था धूप से पानी फुराक, और दरियाए फुरात का जो पानी है वो भी गर्मी की वजह से खौल रहा था। बिल्कुल ऐसे जैसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी जो है वो खौलने लग जाता है, तो गर्मी इस कदर ज़्यादा गर्मी का आलम था कि दरियाए फुरात का जो पानी है ये मुसलसल खौल रहा था। गोया यहाँ पर मैदान करबला की गर्मी को, शिद्दत को इंतहाई आप ये कह लें कि खूबसूरत अंदाज के अंदर इसकी मंजरकशी मीर अनीस ने की है कि इससे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि मैदान करबला की गर्मी की शिद्दत का जो है वो मंजरकशी और ज़्यादा इतनी शिद्दत के साथ या शदीद तरीके के साथ हो नहीं सकती है। इसीलिए यहाँ पर मंजरकशी करते हुए वो दरियाए फुरात, नहर अलकमा और जो खैमे हैं उनका तज़किरा यहाँ पर किया जा रहा है और दिन की रोशनी को सियाह कर दिया है यहाँ पर, और इससे ज़्यादा और इसकी शिद्दत जो है ये बयान नहीं की जा सकती। और इसके साथ साथ ये बात बयान की है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ख़ानदान है वो इतनी ज़्यादा गर्मी में फ़िक्रमंद था और परेशान था और मैदान करबला के अंदर जो है वो मौजूद था यहाँ पे और प्यासे थे यहाँ पर, जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। अगला बंद हमारे पास है जी बंद नंबर 3 के झीलों से चारपाए न उठते थे ताबा शाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मुकाम, आहो जो काहले थे तो चीते सियाफाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोमे खाम, सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गया से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। तो पहला लफ्ज हमारे पास है इसमें चार पाए यानी कि चार टांगों वाले जानवर। लफ्ज नंबर 15, चार पाए से मुराद हमारे पास है
4 टांगों वाले जानवर। लफ्ज नंबर जो 16 हमारे पास है वो है मस्कन, जिसका मतलब है जी रहने की जगह। अगला हमारे पास जो लफ्ज है वो है आहो, जिसका मतलब है हिरन। लफ्ज नंबर 18 जो हमारे पास है वो है काहले, जिसका मतलब है सुस्त। लफ्ज नंबर 19 जो हमारे पास है वो है सयाह फाम, जिसका मतलब है काले रंग के। और गया लफ्ज हम कहते हैं घास फूस को। लफ्ज नंबर 21 जो हमारे पास यहां मौजूद है वो है साए की चाह, जिससे है मतलब साए की तलाश। शेर हम आपके सामने एक बार फिर पढ़ते हैं कि झीलों से चारपाए न उठते थे ताबा शाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मकाम, आहो जो काहले थे तो चीते से अहफाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोमे खाम, सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गया से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। अब पहला जो मिसरा इसमें बयान किया गया है कि झीलों से चारपाए न उठते थे ताबा शाम, के सुबह से लेकर शाम तक यानी कि शाम से पहले तक झील के अंदर से जो 4 टांगों वाले जो जानवर हैं वो उसमें से उठने का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और बाहर 4 टांगों वाले जो जानवर भी हैं वो अपना जो है वो सर्वाइवल नहीं कर सकते थे या खुद जिंदा नहीं रह सकते थे। इसीलिए ये कहा गया कि झीलों के अंदर से जो है वो 4 टांगों वाले जानवर शाम से पहले नहीं निकलते थे। मस्कन हम घर को कहते हैं और मस्कन में मछलियों के समंदर का था मकाम, चूंकि गहराई है समंदर से मुराद, इसीलिए कहते हैं कि मछलियां जो है वो पानी की तहों में चली गई थी और वहां जाकर उन्होंने डेरे डाल लिए थे, इसलिए कि अगर ऊपर वो आती थी तो उनको भी वहां पर जो बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती थी, इसीलिए मछलियों ने अपनी बका जो है वो गहराई के अंदर रहने में ही जो है वो भलाई चाहिए है, इसीलिए मछलियां जो है समंदर की गहराई में रहती थी। आहो जो है लफ्ज हम कहते हैं हिरन, जो काहले थे यानी कि सुस्त थे। हिरन जो है वैसे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा फुर्ती और चुस्ती होती है, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से उसके अंदर भी जो है वो सुस्ती बहुत ज्यादा हद तक पैदा हो चुकी थी। और जो चीते स्याफाम थे कि जो चीता जो है ये काले रंग का हो गया था। वैसे हम कहते हैं कि चीता जो है वो बहुत ज्यादा सुर्ख होता है, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से उसका रंग जो है यहां पर बदल गया था। मीर अनीस ये कहते हैं, हत्ता के पत्थरों के बारे में भी मीर अनीस ये कहते हैं कि वो पिघल कर ऐसे थे जैसे खाम मोम हो गो, गर्मी की शिद्दत की वजह से वो बहुत ज्यादा नर्म हो चुके थे। और सुर्खी उड़ी थी फूलों से, फूलों का जो रंग सुर्ख है वो धूप की वजह से खत्म हो चुका था, जबकि जो घास फूस है उसके ऊपर जो सब्ज रंग है वो भी गर्मी की वजह से खत्म हो चुका था। और पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से, कि पानी जो कुओं में उतरा था साए की तलाश के अंदर, यानी कि पानी जो है वो भी कुओं के अंदर से खत्म हो चुका है। हर तरफ जो है वो गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी और इससे मछलियां और चीते, हिरन जो है और हर एक जो जीरू है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही थी। इस कदर गर्मी की शिद्दत थी जिसकी वजह से कुओं के अंदर पानी मौजूद नहीं था। और क्या फूल और क्या सब्जा और क्या हिरन और क्या चीते, हर एक जो चीज है वो यहाँ पर जो है मुतासिर हो रही थी। हत्ता के कुओं के अंदर से जो पानी है वो भी ख़त्म हो चुका था, गर्मी की शिद्दत की वजह से पानी गायब हो चुका था। और यही वजह है, इसके बारे में शायर यहाँ पर ये कहते हैं कि मछलियाँ पानी में भी बेआब थीं, बेहाल थीं, शिद्दत गर्मी से आहो और चीते थे निढाल। तो एक और शायर ने भी यहाँ पर गर्मी की शिद्दत का मंजर जो है ये बयान किया है। सागर सदीकी ने यह कहा है, अब शहर आरजू में वो रानाइयाँ कहाँ है, गुल कदे निढाल बड़ी तेज धूप है। यहाँ पर इस बात को वो भी अपने अंदाज के अंदर बयान करते हैं। तो मीर अनीस ने जिस अंदाज के अंदर गर्मी की शिद्दत का जो है वो उसकी मंजर कशी की है, इतना ज़्यादा खूबसूरत अंदाज के अंदर किसी दूसरे शायर ने मैदान करबला की गर्मी की शिद्दत का जो मंजर है उसको पेश नहीं किया है। अगला हमारे पास जो शेर आ रहा है वो बंद है हमारे पास, बंद नंबर 4 के कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगुबार, एक एक नखल जल रहा था सूरते चनार, हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्जा जार, कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारदार, गर्मी ये थी कि जीस्त से दिल सब के सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहराए मदकूक जर्द थे।
तो कोसों हम लफ्ज इसमें है जो कि जिसका मतलब है बहुत दूर तक। लफ्ज नंबर 22 हमारे पास है, कोसों हम कहते हैं बहुत दूर तक। लफ्ज नंबर जो 23 हमारे पास यहां मौजूद है वो है बरगोबार। बरगोबार हम कहते हैं पत्ते और फल। लफ्ज नंबर जो 24 हमारे पास यहां मौजूद है वो है सूरते चनार। जिसका मतलब है जी चनार के दरख्त की तरह सुर्ख। 25वां जो लफ्ज हमारे पास यहां मौजूद है वो है कांट सूख जाना, यानी कि कमजोर हो जाना। लफ्ज नंबर 26 हमारे पास यहां जो मौजूद है वह है शाख बारदार। जिसका मतलब है जी फल वाली शाख। 27वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है जीस्त। जिसका मतलब है जिंदगी। 28वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है चेहरा मदकूक। तपे दिक होता है जिसका एक मरीज हो, दिक का मर्ज हो, और तपे दिक का मतलब होता है तपे दिक के मरीज का चेहरा। शायर इसमें यहां पर मैं शेर एक बार फिर पढ़ता हूं जी। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगोबार, एक एक नखल जल रहा था सूरत चनार, हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्जाजार, कांटा हुई थी सूख के हर शाख बारदार, गर्मी ये थी कि जीस्त से दिल सबके सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहरा मदकूक जर्द थे। शायर इसके अंदर जो है ये बयान कर रहा है कि बहुत दूर तक जो है वो दरख्त फल फूल और पत्तों से जो है वो हर तरफ जो है वो पूरा जो जंगल है ये महरूम था, और दरख्त भी गर्मी की तपिश में जो है वो जल रहे थे। किसी फूल के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं थी, और चरागाहें जो है वीरान थीं। फलों वाली शाखें सूख कर जो है वो कांटा हो चुकी थी, और गर्मी के मारे सबके दिल सर्द हो गए थे। इवन के हत्ता के जो पत्ते जो है वो तपे दिक जर्द जो है वो चेहरों का मंजर यहाँ पर पेश कर रहे थे। मीर अनीस यहाँ पर देखते हैं कि दूर दूर तक यहाँ पर जो है वो दरख्त और फूल जो हैं दोनों के ऊपर ना किसी किस्म का कोई पत्ता मौजूद था ना कोई फल मौजूद था, यानी कि फल और पत्तों से पूरा जंगल और जंगल का हर एक जो दरख्त है वो महरूम था यहाँ पर। और एक एक नखल जो है यानी कि एक एक जो दरख्त और पूरा जो जंगल है बिल्कुल ऐसे जैसे चनार के जो दरख्त होते हैं उनके ऊपर जर्दी जो है वो छा जाती है, और ऐसा लग रहा था जैसे आग लगी हो उन पर। तो इसी तरीके से पूरा जंगल एक तरह से आग की लपेट में था, और कोई भी फूल जो है वो यानी कि खिला हुआ महसूस नहीं होता था गर्मी की शिद्दत से। हम कहते हैं कि फूल अगर खिला हो तो उसका मतलब ये होता है कि जी फूल मुस्कुरा रहा है, तो फूल की जो खिलखिलाहट है वो कहीं पर भी नहीं थी, और ना ही सब्जा जो है वो लहक रहा था, यानी कि उसके ऊपर कोई हरियाली मौजूद थी। और हर एक जो शाख है, शाख बारदार बेसिकली हम कहते हैं कि हर एक जो शाख जो फल वाली होती है वो सूख कर कांटा हो चुकी थी, और गर्मी ये थी कि जीस्त से दिल सब के सर थे, यानी कि जिंदगी पूरी जो है गर्मी के मारे सब के जो दिल हैं ये सर्द हो चुके थे और सब मायूस हो चुके थे। और पत्तों का जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे किसी इंसान जो है उसका चेहरा जो है वो तपे दिक के मर्ज की वजह से जो है वो जर्द हो जाता है, इसी तरह से जो पत्ते हैं ये भी मुकम्मल तौर पर जो है वो जर्द हो चुके थे। तो यहाँ पर भी इस तरह से मीर अनीस जो है वो गर्मी की शिद्दत को बयान करते हैं, और शायर यहाँ पर यह बात करता है कि धूप ने जुलसा दिए सब नन्हे फूलों के बदन, और कलियों के लबों से मुस्कुराहट छीन ली। तो यहाँ पर एक और शेर जो है वो सागर सदीकी यहाँ पर बयान करते हैं कि चकरा के गिर न जाऊं मैं इस तेज धूप में, मुझको जरा संभाल बड़ी तेज धूप है। तो मीर अनीस भी इसी तरीके से यहाँ पर मैदान करबला की गर्मी की शिद्दत को इंतहाई खूबसूरत अंदाज के अंदर बयान करते हैं। अगला हमारे पास बंद नंबर जो 5 है वो ये है कि शेर उठते थे न धूप के मारे कछार से, आहू न मुंह निकालते थे सब्जाजार से, आईना ए मोहर का था मुकदर गुबार से, गर्दों को तप चढ़ी थी जमी के बुखार से।
गर्मी से मुज़तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। इसमें जो पहला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है कछार, यानी कि शेर का घर। लफ्ज़ नंबर 29। कछार हम कहते हैं शेर के घर को। अगला लफ्ज़ हमारे पास है वो है आहू, जिसका मतलब है हिरन। लफ्ज़ नंबर 31 हमारे पास है वो है चराग, सब्ज़ाज़ार। जिसका मतलब है जी चरागा। अगला लफ्ज़ हमारे पास है आईना मोहर। सूरज का शफाफ आईना। लफ्ज़ नंबर जो 33 हमारे पास यहां मौजूद है वो है मकदर, जिसका मतलब है धुंधला। लफ्ज़ नंबर जो 34 हमारे पास यहां मौजूद है वो है गर्दों, जिसका मतलब है आसमान। 35वां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है मुज़तरिब, जिसका मतलब है बेचैन। 36वां लफ्ज़ हमारे पास है वो है ज़माना, जिससे मुराद है मखलूक खुदा। जबकि लफ्ज़ नंबर जो 37 हमारे पास है वो है भुन जाना, यानी कि जल जाना। मीर अनीस इसमें यह बयान करते हैं कि गर्मी की शिद्दत के बायस शेर गारों से बाहर नहीं निकलते थे और हिरन जो है ये चरागाहों से भी नहीं निकलते थे। सूरज का चेहरा गर्दो गुबार से मुकम्मल आलूदा हो चुका था। ज़मीन की हरारत को आसमान भी महसूस कर रहा था और अल्लाह की मखलूक ज़मीन पर बेहाल थी, और जो दाना ज़मीन पर गिरता था वो गर्मी की शिद्दत से मुकम्मल तौर पर जो है ये भुन जाता था। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, एक तो मीर अनीस मुख्तलिफ जो है वो जानवरों का तज़किरा कर रहे हैं, और जानवरों का तज़किरा को बयान करते हुए वो ये कहते हैं कि शेर अपनी कछार से धूप की वजह से बिल्कुल बाहर नहीं निकलता था, और हिरन जो है ये सब्ज़े के अंदर से अपना मुंह जो है वो निकालते नहीं थे, क्योंकि गर्मी इस तरह से थी कि ज़ुबान पर प्यास बहुत ज़्यादा थी, और इस वजह से जो है हिरन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात यह है कि जो सूरज है, सूरज के बारे में तज़किरा किया कि सूरज का चेहरा जो है वो गर्दो गुबार से मुकम्मल तौर पर आलूदा हो चुका था। चूंकि गर्मी इस कदर थी तो गर्द जो है वो बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, तो सूरज का अपना चेहरा जो है जब उसको नज़र आता था तो गर्द के उठने की वजह से सूरज मुकम्मल तौर पर साफ जो है वो दिखाई नहीं देता था, और ज़मीन की हरारत इस कदर थी कि आसमान जो है उसको महसूस कर रहा था, और अल्लाह की मखलूक ज़मीन पर मुकम्मल तौर पर जो है वो बेहाल थी। हत्ता कि दाना ज़मीन पर जो गिरता था गर्मी की शिद्दत से, वो ऐसे लगता था जैसे वो गर्म होकर या झुलस गया हो या भुन गया हो। जैसे हम दाने को भूनते हैं, इसी तरीके से गर्मी जो है वो कुदरती तौर पर या फितरती तौर पर इस कदर थी कि ये मुकम्मल तौर पर दाना जो है इससे भुन जाता था। अगला हमारे पास यहाँ पर जो है बंद नंबर हमारे पास जो 6 है वो हमारे पास आखिरी बंद है। लफ्ज़ नंबर हमारे पास आएगा 38, जो हमारे पास है कि गर्दाब है। गर्दाब हम कहते हैं पानी का भंवर। उसके बाद हमारे पास है शोला जवाला। वो शोला जिसको जलाकर घुमाया जाता है, यानी कि करतब दिखाने वाले जो है उसको जलाकर तो अक्सर औकात जो है वो घुमाते हैं और दाद वसूल करते हैं। अगला लफ्ज़ नंबर 40 हमारे पास जो लिखा है वो है पानी का बुलबुला। जबकि लफ्ज़ नंबर 41 हमारे पास अगला जो आ रहा है हुबाब जो है, उसके बाद शरर फिशा है, जिसका मतलब है चिंगारियां बरसाने वाला। शरर फिशा हम कहते हैं जी चिंगारियां बरसाने वाला।
लफ्ज नंबर जो 42 हमारे पास यहां पर आ रहा है वो है मुंह से जुबान निकलना, जिसका मतलब है जी प्यास से जुबान खुश्क होना। 43वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है निहंग, जिसका मतलब है मगरमच्छ। जबकि लफ्ज नंबर जो 44 हमारे पास यहां मौजूद है वो है माही, जिसका मतलब है मछली। और लफ्ज नंबर 45 है हमारे पास आखिरी के सीखे मौज, जिसका मतलब है जी पानी की सतह पर। बंद में आपके सामने एक बार पढ़ता हूं कि गर्दाब पर था शोला जवाला का गुमा, अंगारे थे हुबाब तो पानी शरर फिशा, मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की जुबां, तय पर थे सब नहंग मगर थी लबों पे जां, पानी था आग गर्मी रोजे हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। अब यहाँ पर जो बयान किया जा रहा है कि जी पानी का भंवर जो है शोला जवाला का मंजर पेश कर रहा था। शोला जवाला मैंने ये बताया है कि ऐसा जो है वो आग का शोला है जिसको जलाकर चारों अतराफ के अंदर जो है उसको घुमाया जाता है, हम उसको शोला जवाला कहते हैं। और पानी का गर्दाब हम कहते हैं पानी के भंवर को। तो पानी का भंवर जो है वो बिल्कुल चूंकि वो गोल शक्ल के अंदर जब वो घूम रहा होता है, तो यहाँ पर मीर अनीस ने कह लें कि इंतहाई मुबालगा आराई से काम लेते हुए इस बात का तज़किरा किया है कि जी पानी का जो भंवर है बिल्कुल शोला जवाला की तरह जो है गिरदा गिर्द चारों अतराफ से आग के मानंद जो है ये जो है वो जल रहा था। और उसके बाद आगे पानी के बुलबुले जलते हुए कोयले लग रहे थे, पानी चिंगारियां बरसा रहा था और पानी की जो मौज है मारे प्यास के जो है वो खुश्क हो रही थी, खुद उसकी अपनी जो मौज की जुबान है ये खुश्क हो रही थी। तय पर थे सब निहंग, तय पर थे सब निहंग यानी कि मगरमच्छ थे, मगर उनकी भी जान जो है वो लबों पर आई हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, बिल्कुल ये गर्मी की मिसाल ऐसे है जैसे क़यामत वाले दिन जो गर्मी होती है। और माही जो सीखे मौज तक आई यानी कि वो मछली जो पानी के ऊपर आई यानी कि लहर के अंदर आई, वो भी ऐसे कबाब बन गई थी सूरज की गर्मी से। तो शायर यहाँ पर जो है इसको बयान इस तरह से कर रहा है, जिसके बारे में शायर एक और मौका पर ये कहता है कि बुलबुले कोयले थे जलते हुए और पानी शरर फिशा था बहुत, कि यानी कि हर तरफ जो है वो पानी जो है वो जल रहा था और बुलबुले कोयलों की मानी जो है वो लग रहे थे। एक और मौका पर शायर ये कहता है कि था तपिश से फुरात लावा बना, तय पे आई तो भुन गई मछली। तो सभी इस बात का तज़किरा यहाँ पर करते हैं कि मैदान करबला के अंदर जो गर्मी की शिद्दत थी वो बहुत ज़्यादा थी, इस कदर ज़्यादा थी कि नाकाबिले बयां है, कि जिसको तहरीरी सूरत के अंदर कभी भी बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन मीर अनीस ने यहाँ पर मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को जिस जामे अंदाज के अंदर जो है वो बयान किया है और जिस अंदाज से मौजूद वहाँ पर जितनी फितरती जो चीज़ें हैं उनकी मंजर कशी की है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ऐसे अंदाज के अंदर यहाँ पर की है। और करते हुए वो ये बताते हैं कि पानी भी हर तरफ जो है वो गर्मी की शिद्दत से उसकी अपनी ज़ुबान भी अगर होती तो वो प्यास से खुश्क हो रही होती। और इसके अलावा जो है वो मगरमच्छ उनकी भी जो है वो लबों पर जान आई हुई थी। और अगर मछली जो है वो दरिया की लहर के ऊपर जो है वो आ जाती तो वो भी कबाब की सूरत अख्तियार हो जाती और यानी कि जल जाती उसमें से। सो यहाँ पर हमारी जो इसकी वजाहत है वो ख़त्म होती है। अपने अगले लेक्चर में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।